हे हाय एवरीवन। कल के लेक्चर में हमने बैकग्राउंड पढ़ा, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लक्ष्मीकांत के चैप्टर का। आज हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे जो है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बिफोर मूविंग टू दिस चैप्टर, जो भी कल पढ़ाया था एक बार ही उसको प्लीज़ डू रिवाइज। एंड यस, आज लेट मी रिवाइज, जस्ट हैव अ रिविजन। सो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में यही था कि क्या क्या इवेंट्स हुए थे और वो इवेंट कैसे जो ब्रिटिशर्स ने लॉज बनाए, जो उनका फ्रेमवर्क था, उसमें कैसे चेंजेस लेके आया। करेक्ट। सो 1602 हमने पढ़ा था। सॉरी, या so 1600 to 1765, then we went ahead to 1858, या इसके पहले तक यहाँ से अगर देखोगे 1773 to 1858 तक कंपनी का रूल चल रहा था। देन 1857 की रिवॉल्ट के बाद में ब्रिटिशर्स को लगा कि अगर उनको यहाँ पे गवर्न करना है, यहाँ पे एडमिनिस्टर करना है, तो लोकल लोगों के साथ में कोऑपरेट करना पड़ेगा। तो यहाँ से आता है हमारा ये 1858 वाला, 1861 का एक्ट था, 1892 का एक्ट था एंड 1909। ठीक है, यहाँ से कॉपरेशन थोड़ा बहुत स्टार्ट हुआ था। और अगर आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे दे केम जस्ट एज अ ट्रेडर, ठीक। बट 1765 में उनको क्या मिल गया था? दीवानी राइट ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, है ना। तो टेरिटोरियल एक्सपेंशन, ट्रेड से टेरिटोरियल एक्सपेंशन हुआ। उसके बाद में आप देखोगे यहाँ से 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, चार्टर एक्ट 1833। तो जो सेंट्रलाइजेशन था वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था? सेंट्रलाइजेशन वो स्टार्ट हुआ था 1773 के एक्ट पे, और यही चीज़ पीक पे कब पहुँच गई थी? चार्टर एक्ट ऑफ 1833। ठीक। यहाँ इसमें क्या हुआ था कि जो गवर्नर जनरल, जो गवर्नर थे बंगाल के, उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोल दिया गया था। एंड जो आपके बंगाल और बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड मद्रास और बॉम्बे के जो थे वो उनको उनके सबॉर्डिनेट हो चुके थे। तो मतलब सेंट्रलाइज प्रोसेस जो था वो स्टार्ट हो चुका था। और 1833 वाले एक्ट में आओगे तो अ, हमारा इधर आप 1833 वाले एक्ट में सेंट्रलाइजेशन जो था वो पीक पे हो गया था। अगर आप रीज़न देखोगे तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को हम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहना शुरू कर दिया था। उन्हीं के पास में सारी मिलिट्री और जितनी भी सिविल पावर्स है उनके हाथ में आ गई थी। ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग थे तुम्हारे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था? विलियम बेंटिक। ठीक, यहाँ तक की कहानी क्लियर? ओके, आगे आएंगे। तो आगे हमने क्या, इसके फीचर्स है, अब देख लेना कि क्या क्या फीचर्स है। बेसिकली सेंट्रलाइजेशन का मेन बात थी, और यहाँ पे अपन कंपटीशन भी स्टार्ट करने की बात की गई थी। बट कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे उन लोगों ने, इट वाज लाइक कि उन्होंने हिंड्रेंस क्रिएट किया, दे नेगेटेड दैट आइडिया, ऑपोजिशन मिला, तो वो चीज़ प्रैक्टिस में नहीं आ पाई थी। बिफोर दैट पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 पे आया था, जहाँ पे बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स शुरू हो गए थे। मतलब वो दोनों ऑफिस भी क्रिएट हो चुकी थी, बोर्ड ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे वो पूरा कमर्शियल अफेयर्स देखते थे, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल वो पूरा पॉलिटिकल मैटर्स देख रहे थे, रेवेन्यू से रिलेटेड चीज़ें भी सुपरवाइज कर रहे थे, और इवन सिविल और मिलिट्री गवर्नमेंट, इन सारी चीज़ों का भी सुपरविजन वही कर रहे थे। और पहली बार जो 1784 वाला एक्ट था उसमें जो वर्ड है ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया, 1784 का जो एक्ट है पहली बार उसमें यूज़ किया था ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया। ठीक है। देन हमारा आया था 1833 का एक्ट, देन आता है 1853 का एक्ट। 1853 वाले एक्ट में इतना रखना कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव इन दोनों को मतलब थोड़ा अलग अलग कर दिया। इसका मेन था कि एक तरीके से एक कॉन्स्टिट्यूशनल लैंडमार्क जो है एक क्रिएट करता है ये पर्टिकुलर एक्ट। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 6 मेंबर्स को अपॉइंट किया गया था लेजिस्लेटिव काउंसिल में, और ऐसा बोला, मतलब इट वाज जस्ट लाइक कि उन्होंने मेंबर्स अपॉइंट किया, और इट वाज जस्ट लाइक द मिनी पार्लियामेंट।
जैसा उनका ब्रिटिश पार्लियामेंट में चल रहा था, ठीक है। ओपन कंपटीशन में शुरू में कैरी कमेटी आई थी और सिविल सर्विसेज वाला चीज़ स्टार्ट हो गया था। जो लोकल रिप्रेजेंटेशन मिला था लेजिस्लेटिव काउंसिल में, जो भी इंडियंस के लोग थे, और वो कहाँ से थे, मद्रास, टोटल 6 सीट थी, 4 लोग कहाँ कहाँ से थे, मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा से थे। ओके, यहाँ तक की कहानी खत्म हुई। फिर 1857 का रिवॉल्ट होता है। 1857 का रिवॉल्ट होता है तो क्राउन रूल स्टार्ट होता है 1857 से लेके 1947 तक, ठीक है। अब इसमें अगर आप देखोगे तो सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सो हम गुड एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, अभी ना गवर्नर जनरल है, ना गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है, ना गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है, अभी वी हैव वाइस रॉय ऑफ इंडिया, ठीक है। पहले वाइस रॉय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे। और अगर आप ये भी देखोगे कि यहाँ पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ये सारी ऑफिस जो हैं वो अबॉलिश कर दी गई थी, और नाउ वी जस्ट हैव द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट काम कैसे कर रहा था, वो ब्रिटिश एसओएस जो थे, ये ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर हुआ है, कैबिनेट का मेंबर है, ठीक है। मतलब अभी जो कंट्रोल चल रहा है वो डायरेक्ट कहाँ से चल रहा है, इट इज़ लाइक डायरेक्ट कंट्रोल फ्रॉम द ब्रिटिश पार्लियामेंट, ठीक है। और इनको गवर्न करने के लिए 15 मेंबर की काउंसिल भी तैयार की गई थी, जिसमें से चेयरमैन कौन था, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। ये कहानी होती है हमारी 1858 के एक्ट की, ठीक है। ये क्राउन रूल स्टार्ट हो गया। अभी ब्रिटिशर्स को ये पता था कि 1857 का रिवोल्ट हो चुका है, और उन्हें ये पता था कि अगर हमें यहाँ पे गवर्न करना है, यहाँ पे हमें एडमिनिस्टर करना है, तो हमें लोकल लोगों की हेल्प लेनी होगी। वी नीड टू कोऑपरेट विद द गाइस। सो यहाँ से स्टार्ट होता है आपका 3 एक्ट होता है, दैट इज दी 1861 का एक्ट, ठीक है। दूसरा एक्ट आता है 1892, और तीसरा आता है मॉरलेमेंटो रिफॉर्म्स 1909, ठीक है। 1861 की बात हम जब क्या करते हैं तो यहाँ पे ये आता है कि लॉ मेकिंग प्रोसेस में इंडियंस का मतलब इंक्लूजन हो गया था, डिसेंट्रलाइजेशन हो गया। डिसेंट्रलाइजेशन कैसे हुआ कि नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को इंक्लूड करना शुरू कर दिए थे, और 3 मेंबर से याद रखना जो कि जिनको नॉमिनेट किया गया था लेजिस्लेटिव काउंसिल में, उनका नाम है राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट किया। इसमें हुआ क्या कि जो बंगाल और जो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी थी, बॉम्बे और मद्रास को उनकी पूरी लेजिस्लेटिव पावर उनको वापस कर दी गई थी, ठीक है। तो कहाँ ये यहीं से क्या स्टार्ट हो गया था, डिसेंट्रलाइजेशन। यहाँ पे न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल की भी बात की गई थी, बंगाल के लिए, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस के लिए और पंजाब के लिए। बंगाल, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस एंड पंजाब इन 1862, 1886 एंड 1897। ऑर्डिनेंस की बात यहाँ पे की गई, ठीक। ऑर्डिनेंस भी ऑर्डिनेंस भी आया, जो वॉइस है वो ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं। पोर्टफोलियो सिस्टम भी यहीं से आपका स्टार्ट हुआ है। सॉरी गाइस, इट्स नॉट वर्किंग आई बिलीव, या पोर्टफोलियो सिस्टम भी यहीं से स्टार्ट कर दिया गया है, ठीक। ये होता है 1861। नाउ कमिंग टू 1892। 1892 इट इंक्रीज द नंबर ऑफ द एडिशनल मेंबर्स इन सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। नॉन ऑफिशियल मेंबर रहा, मतलब इन्होंने क्या किया, लेजिस्लेटिव काउंसिल में लोगों के नंबर तो इंक्रीज कर दिए, पर ऑफिशियल मेजॉरिटी बना के रखी, ठीक है। नॉन ऑफिशियल मेंबर्स मेजॉरिटी में नहीं थे, ऑफिशियल ऑफिशियल मेजॉरिटी बना के रखी, ठीक है। देन व्हाट एल्स हैपेंड, हमने 1892 की 8 2 10 9 1 10 बजट की बात की थी। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स ऐसे 10-10 करके मैंने आपको बताया था कल। बजट की बात की गई, और ये भी था कि डिस्कस कर सकते हैं बजट को, कोई भी क्वेश्चन है जो कि एग्जीक्यूटिव पावर से रिलेटेड है तो उसको भी डिस्कस किया जा सकता है। और कुछ नॉमिनेशंस हुए थे ऑफिशियल मेंबर के सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, और वो रिकमेंडेशंस था, वो दैट वाज द रिकमेंडेशन। तो यहाँ पे हो गया कि हम सीट्स को फिल कर रहे हैं, दैट थ्रू रिकमेंडेशन वेरियस अदर द प्रोसेस। सो इलेक्शन जो है, it was like the indirect election, not in literal term indirect election, it's like जो प्रोसेस था वो इलेक्शन का ही था टू फिल द सीट्स, बट इलेक्शन टर्म जो है वो यूज नहीं किया गया था। देन कम्स 1909 का एक्ट, मॉरले मिंटो रिफॉर्म्स।
देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, सेपरेट इलेक्टोरेट सबको पता है, ये याद रखना। ये भी याद रखना कि यहाँ पे जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वहाँ की सीट इंक्रीज की गई थी सेंट्रल और प्रोविंशियल दोनों में। और ये याद रखना जो सेंट्रल में सीट इंक्रीज की गई थी वो 16 से लेके 60 कर दी गई थी, ठीक है। और ये याद रख, और क्योंकि ये सेंटर का था, ठीक है, और जो प्रोविंसेस में था वो यूनिफॉर्म नहीं था, तो इसलिए इसका कोई नंबर नहीं है। सेंटर में इसने ऑफिशियल मेजोरिटी रखी थी, बट प्रोविंशियल सेंट्रल में ऑफिशियल मेजोरिटी थी, बट प्रोविंसेस में बोला कि ठीक है नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी हो सकती है। इस बात को याद रखना, 1909 में हुआ था। प्रोविंशियल में नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी हो सकती है, ठीक, नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी हो सकती है, ये बात बोली थी। डेलिबरेटिव फंक्शन को बढ़ा दिया, इट वॉज नॉट जस्ट कि आप सिर्फ बजट के बारे में बात करोगे, लेकिन रेजोल्यूशंस भी उसमें मूव करा जा सकता था, कोई भी सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी पूछ सकते थे। एंड ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर द एसोसिएशन ऑफ इंडियंस विद एग्जीक्यूटिव काउंसिल। पहले इंडियन जिन्होंने वाइस रॉय का एग्जीक्यूटिव काउंसिल ज्वाइन किया था उनका नाम क्या था, ही वॉज सत्येंद्र नाथ सिन्हा। सत्येंद्र नाथ सिन्हा कौन है? पहले सत्येंद्र नाथ सिन्हा ये लॉ मेंबर थे, ठीक है, वॉइस रॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के, इनको अपॉइंट किया गया था। और अगर आप जब 1919 में जाओगे तो देखोगे वहाँ पे जो है 3 लोगों को एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जगह दी गई थी, बट अभी एक ही लोग हैं। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट हुआ, और इवन मॉडले को लॉर्ड मिंटो को बोला जाता है, नॉट मॉडले, मिंटो को बोला जाता है फादर ऑफ द कम्युनल इलेक्टोरेट। सो दिस इज ऑल अबाउट 1919 का एक्ट। लेट्स टॉक अबाउट 1919 ब्रिटिश जेम्स फॉर्म रिफॉर्म, ठीक है। 1919 के एक्ट की बात करते हैं। 1919 यहाँ पे क्या हुआ, जो प्रोविंसेस और सेंट्रल के सब्जेक्ट्स उनको अलग अलग कर दिया गया था, ठीक है। वो अपने अपने सब्जेक्ट्स पे लॉज बना सकते थे। तो एक सेंट्रल हो गया और एक प्रोविंस का हो गया, ठीक है। और प्रोविंस में क्या किया कि 2 पार्ट में और डिवाइड कर दिया, एक ट्रांसफर्ड कर दिया और एक रिजर्व कर दिया। ट्रांसफर्ड वाले में क्या था कि जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स थे उसमें ये था कि जो गवर्नर है ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट में, ये एडमिनिस्टर कौन करेगा इसको, गवर्नर करेगी। वो हेल्प किसका लेगी, मिनिस्टर का लेगी, ठीक है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के। ये यहाँ पे रिजर्व सब्जेक्ट्स जो थे उसको भी एडमिनिस्टर कौन कर रही, गवर्नर कर रही है, और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल। लेकिन मिनिस्टर की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे ये वाला टर्म, ये जो ट्रांसफर रिजर्व सब्जेक्ट आया, इसी को हम लोग बोल देते हैं डायरकी। तो डायरकी प्रोविंसेस में इंट्रोड्यूस की गई थी। जब आप 1935 वाला ऐड करोगे तो वहाँ आपको पता चलेगा कि डायरकी जो है वो प्रोविंसेस से हटा दी थी, बट सेंटर पे लगा दी गई थी, ठीक है। और पहली बार जो बाई कैमरलिज्म का टर्म है वो भी यूज़ किया गया। बाई कैमरलिज्म, लोकसभा राज्यसभा, ये टर्म भी यूज़ किया गया, ठीक है। और अभी जो मैंने आपको बताया था इसके पहले सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जो कि पहले इंडियन थे जिन्होंने वॉइस रॉय का एग्जीक्यूटिव काउंसिल को ज्वाइन किया था एज अ लॉ मेंबर। अभी 3 लोग टोटल एग्जीक्यूटिव काउंसिल, वॉइस रॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर हो सकते थे। यहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे कम्युनल इलेक्टोरेट जो था वो मुस्लिम के लिए था। यहाँ पे कम्युनल इलेक्टोरेट मुस्लिम्स के लिए तो था ही, साथ में सिख्स को इंक्लूड किया, इंडियन क्रिश्चियन को किया, एंग्लो इंडियंस को किया, एंड यूरोपियन को भी इंक्लूड कर दिया गया, ठीक है। अभी जो फ्रेंचाइज मिल रही थी वो इसके बेसिस पे मिल रही थी कि किसके पास कौन कितना टैक्स देता है, कितना लैंड है, एंड बेस्ड ऑन दी एजुकेशन, ठीक है। Guys, see, I'm just doing a rough work on the board. It's a revision part, तो कुछ notes बनाना है नहीं. I'm just telling you, try to listen me, मैं जो बोल रही हूँ उससे आपका रिविजन होगा, और जो लिख रही हूँ don't focus on it. It's just a scribbling. Anyways, franchise मिला. It created a new office of the High Commissioner for India in London also. पब्लिक सर्विस कमीशंस आ गए थे, और बजट जो था वो सेंट्रल और प्रोविंसेस का अलग अलग हो चुका था। अभी सबसे यूनिक बात अगर हम 1919 की करते हैं
तो वो ये है कि एंड में यहाँ पे स्टैट्यूटरी कमीशन अपॉइंट किया गया, बोला गया कि ठीक है 10 साल बाद हमने जो भी लॉज बनाए हैं उसको देखने के लिए कि क्या चीज़ें सही चल रही हैं कि नहीं। 1929 में एक कमीशन आएगी जो कि बताएगी कि पूरा रिपोर्ट देगी कि कैसे काम किया गया हुआ है, पूरी वर्किंग का रिपोर्ट देगा 10 साल में, ठीक है। पर हुआ क्या, एंड दैट इज़ व्हाट इज साइमन कमीशन। बट वो कमीशन कब आ गई, वो कमीशन आ गई आपकी 1927 में, ठीक। लॉज हमारे लिए बन रहे हैं, बट वो सही है या नहीं सही है, प्रॉपर काम कर रहे हैं, डिसाइड कौन कर रहा है, ब्रिटिशर्स कर रहे हैं। साइमन कमीशन में जितने भी मेंबर्स हैं दे ऑल वर ब्रिटिशर्स, देयर वाज नो इंडियन। इसलिए प्रोटेस्ट भी हुआ, दैट्स द गो बैक साइमन का प्रोटेस्ट, करेक्ट। तो इसलिए इसको अपोज भी किया गया था। अब कमीशन ने अपनी रिपोर्ट लेकिन सबमिट की 1930 में। इसने कुछ रिकमेंडेशन दिया, इसने बोला कि डायरकी को हटा देना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट और ज़्यादा होनी चाहिए प्रोविंसेस में, एंड कम्युनल इलेक्टोरेट, और बोला कि कम्युनल इलेक्टोरेट जो है उसको कंटिन्यू करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। अब ये जो कुछ भी हुआ इसके बेसिस पे आया एक वाइट पेपर, that is a white paper on constitutional reform, white paper on constitutional reform, ठीक है। ये आया, ओके, ये कहानी यहाँ तक की होती है ख़त्म। लेकिन उसके पहले क्या होता है, इन्होंने रिपोर्ट दे दी, सब कुछ कर दिया 1932 में। ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर एमएसए मैकडोनल्ड वो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि माइनॉरिटीज़ के लिए वी हैव कम अप विद सम स्कीम, और उसको बोल दिया कम्युनल अवार्ड। इसमें क्या बोला उन्होंने, क्या बोला कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट है वो सिर्फ मुस्लिम, सिख, इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस, यूरोपियंस को ही नहीं मिलेगा, बल्कि डिप्रेस्ड क्लासेस को भी मिलेगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई शुरू। गांधी जी वॉज वेरी डिस्ट्रेस ओवर दिस, क्योंकि उनको लगा कि हमारी जो यूनिटी है वो और ही ख़राब हो जाएगी, और उन्होंने फास्ट रख लिया था ये जब यरवदा जेल में थे पुणे में, ठीक है। देन एट द एंड पूना पैक्ट साइन किया गया, उसमें ये हुआ, पूना पैक्ट में ये हुआ कि चलो ठीक है, इनके लिए जो है एक्सटेंड नहीं करते हैं, वो हिंदू का जो जॉइंट इलेक्टोरेट होगा, हिंदू का जो जॉइंट इलेक्टोरेट होगा उसी में डिप्रेस क्लासेस भी होंगे, बट उनको रिजर्वेशन मिल जाएगा, ठीक है। एंड दैट वाज द पूना पैक्ट दैट वाज साइंड इन 1932। That's all about this communal award, Simon Commission, Government of India at 1990. Moving on to the next, we have this 1935 का act. देखो, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसके बहुत सारे प्रोविजंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से लिए गए हैं, और ये मार्क करता है कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट टुवर्ड्स दी इंडिया, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे सेक्शंस है, 321 समथिंग एंड 10 के रूल्स है। यहाँ पे क्या हुआ, फेडरल लिस्ट आई, प्रोविंशियल लिस्ट आई एंड कॉन्करेंट लिस्ट आई। यहाँ पे क्या किया, डायरकी को हटा दिया प्रोविंसेस से पूरी तरीके से, बस सेंटर में उसको लागू कर दिया गया, ठीक है। बट ये इसको कर तो दिया, बट ये प्रोविजन कभी भी ऑपरेशन में आया ही नहीं। बाई कैमरलिज्म लेके आया 6 आउट ऑफ टोटल 11 प्रोविंसेस में, जिसमें आपका बंगाल था, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम एंड यूनाइटेड प्रोविंसेस, ठीक है। एंड कम्युनल इलेक्टोरेट जो है यहाँ पे एक्सटेंड किया गया था डिप्रेस क्लासेस के लिए, शेड्यूल कास्ट, वुमेन एंड लेबर, ठीक। And then it abolished the Council of India, established the Government of India of 1858. फ्रेंचाइज को बढ़ा दी गई थी। पहले क्या था कि जो फ्रेंचाइज इट वाज बेस्ड ऑन द टैक्स, लैंड एंड एजुकेशन। अभी 10% का जो वोटिंग राइट्स था, टोटल 10% ऑफ द पॉपुलेशन, 10%, सॉरी, 10% of the total population, 10% of total population got the voting right. 10% of total population got the voting right. देन हम बात करते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 की बात करते हैं, ठीक है। फरवरी 20 1947 में क्या हुआ, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली ने डिक्लेयर किया कि ब्रिटिश रूल इन इंडिया
जो है वो 30 जून 1948 को ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद जो पावर है वो ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। बट प्रॉब्लम शुरू हुई मुस्लिम लीग से। मुस्लिम लीग ने बोला कि नहीं, उन्हें पार्टीशन चाहिए। तो 3 जून 1947 को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्लियर किया कि जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना रही है वो उस पार्ट में अप्लाई नहीं होगी जो उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। इस वजह से लॉर्ड माउंटबेटन जो है, जो वॉइस रॉय थे इंडिया के उस टाइम पे, उन्होंने माउंटबेटन प्लान लेके आया और वो प्लान इंडिया को भी एक्सेप्ट हो गया एंड एज वेल एज कांग्रेस को भी एक्सेप्ट हो गया, मुस्लिम लीग को भी। ठीक है, इसमें हुआ क्या क्या 1947 के एक्ट में टोटल 13 से 14 प्रोविजंस है। ब्रिटिश रूल पूरी तरीके से ख़त्म हो गया था और इंडिया एक इंडिपेंडेंट और सॉवरेन स्टेट हो चुकी थी फ्रॉम 15 अगस्त 1947 से। It provided for the partition of India and creation of the two independent dominions of India and Pakistan with the right to secede from the British Commonwealth. वॉइसरॉय का ऑफिस हट चुका था एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को भी इम्पावर किया गया कि जो भी दो अलग अलग डोमिनियंस हैं वो अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू देमसेल्व्स। इवन जो भी एक्ट्स थे जो ब्रिटिशर्स बनाते थे, इंडिपेंडेंस एक्ट को भी रिपील कर दिया गया। ठीक है, वो अपने जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, जो डोमिनियंस थे, पाकिस्तान हो या इंडिया हो, वो अपना खुद लेजिस्लेट कर सकते थे। एंड कोई जो भी एक्ट ब्रिटिशर्स ने अगर बनाई आफ्टर 15 अगस्त ऑफ 1947 वो लागू नहीं होगा। और सेक्रेटरी ऑफ ऑफिस का ऑफिस भी ख़त्म कर दिया गया था। जितना भी जो भी फंक्शन था वो सब कुछ उनका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का वो सब ख़त्म कर दिया गया। एंड जो ब्रिटिश की पैरामाउंसी थी इंडिया के प्रिंसली स्टेट में वो भी ख़त्म कर दी गई। एंड इवन ये जो प्रिंसली स्टेट थे उनको एक फ्रीडम दिया गया कि अगर पाकिस्तान ज्वाइन करना है तो पाकिस्तान ज्वाइन कर लें, इंडिया ज्वाइन करना है इंडिया ज्वाइन कर ले, अगर इनको इंडिपेंडेंट रहना है तो वो इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं। ठीक है, वीटो बिल्स, ये सारी कहानी सारी ख़त्म हो गई। जो टाइटल था एम्परर ऑफ इंडिया जो ब्रिटिशर्स को भी हटा दिया गया। एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और प्रोविंशियल गवर्नर जो थे वो अभी एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड की तरह काम कर रहे थे। एंड इट ऑल्सो डिसकंटिन्यूड द अपॉइंटमेंट ऑफ सिविल सर्विसेज एंड रिजर्वेशन, पर जो 15 अगस्त के पहले जो अपॉइंटेड थे उनको सारे बेनिफिट्स एंड सब कुछ मिल रहा था। ठीक है, एंड देन 15 अगस्त 1947 ब्रिटिश का जो रूल था वो एंड हो गया और हम वी एज इन इंडिया एंड पाकिस्तान बिकेम टू इंडिपेंडेंट डोमिनियंस। और लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वो गवर्नर जनरल थे और उन्होंने ही जवाहरलाल नेहरू को एज अ फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया था। ठीक है, ये पूरी कहानी है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, जो आज का हमारा टारगेट है जो हमें डिस्कस करना है आज, and that is guys, it already took 30 minutes to do the revision and it took almost like I believe 1 hour to complete the chapter. Anyways, moving on to the next, we have the making of the constitution. So yep, let's start with this. Now I'll go slow. See, it was revision so was a bit fast, but there we'll go slow. Making of the constitution. कैसे बना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, कैसे इलेक्शंस हुए, कौन कौन था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, कैसे फ्रेम किया गया, क्या क्या ऑपोजिशन से क्या क्या बोला गया, वो सब कुछ वी विल रीड है। ठीक है, देखो जब हमने पढ़ा था 1840, हमने बात की थी 1858 से लेके 1947, यहाँ पे हम आज़ाद हुए और 1946 में हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी। करेक्ट। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी होगी तो कोई तो कुछ ना कुछ पहले भी बात की गई रही होगी। तो सबसे पहले जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात हुई थी वो 1934 में हुई थी एम.एन. रॉय के द्वारा। एम.एन. रॉय, ठीक है, इन्होंने पहली बार ये आइडिया दिया था। और फिर 1935 में क्या होता है, 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो ऑफिशियली, देखो आइडिया इन्होंने दिया, ठीक है, 1934 में। 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है ऑफिशियली इसकी डिमांड करती है। ठीक है, देन 1938 में ऑफिशियली डिमांड करती है एंड देन 19
1938 में जवाहरलाल नेहरू जो है डिक्लेयर करते हैं कि इंडिया के लिए, फ्री इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन होना इज़ ज़रूरी। ठीक है, किसी दूसरे का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, और जो भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में होंगे उनका जो इलेक्शन होना चाहिए दैट शुड बी थ्रू द एडल्ट फ्रेंचाइज। ओके, ये सारी कहानी हुई। अब इस डिमांड को एक्सेप्ट कर लेते हैं ब्रिटिशर्स। ठीक है, और उसी को हम बोलते हैं ऑगस्ट ऑफर ऑफ 1940। ठीक है, ये किसके लिए था? फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ओके, ऑगस्ट ऑफर को यहाँ पे एक्सेप्टेंस दी जाती है। ओके, देन क्या होता है? 1942 आता है। 1942 में एक स्टैफर्ड क्रिप्स होता है, क्रिप्स में सुन पढ़ा होगा आपने। ये ब्रिटिश कैबिनेट के मेंबर होते हैं। ठीक है, वो ड्राफ्ट करते हैं ब्रिटिश मतलब प्रपोजल की कैसे फ्रेम करना है इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन को, और कैसे हम आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 ये चीज़ें जो है, कुछ प्रपोजल लेके आते हैं। उसमें काफ़ी चीज़ें हैं, यूल गेट टू नो जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ोगे तो उसमें सब कुछ गिवन है। बट उसमें कुछ चीज़ें ना मुस्लिम लीग को खटकती है और वो इसको रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, अब होता क्या है, क्रिप्स प्रपोजल जो भी हुआ वो रिजेक्ट हो गया। देन फाइनली आता है कैबिनेट कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन, कैबिनेट हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो इसी पे फॉर्मुलेटेड है। अरे यार सॉरी, oh exactly this is happening but कैबिनेट मिशन। तो जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है 1946 में आई। इट केम इन नवंबर 1946 ठीक है, और जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आती है नवंबर 1946 में, ये किस स्कीम पे बेस थी? कैबिनेट मिशन प्लान पे। इसमें क्या क्या चीज़ें कैबिनेट मिशन प्लान, या आप ये कह लो क्या क्या फीचर्स है इस स्कीम के, वो बढ़ते हैं। इससे बोला कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो टोटल स्ट्रेंथ होगी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो टोटल स्ट्रेंथ होगी वो इट्स नॉट वर्किंग, वो होगी guys some problem is there. Okay, 389 टोटल लोग होंगे। ठीक है, ऐसा बोला, और जिसमें से 296 सीट्स जो हैं वो ब्रिटिश इंडिया को दी जाएंगी, 296 सीट्स इंडिया को दी जाएंगी, इन 93 सीट्स प्रिंसली स्टेट्स को दी जाएंगी। अब ये जो 296 है इसमें ये बोला गया कि 292 मेंबर्स, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये बोला गया कि यहाँ से जो ये 292 मेंबर्स होंगे वो कहाँ से आएंगे? उनको 11 गवर्नर प्रोविंसेस से लेके आएंगे। 292 को 11 गवर्नर प्रोविंसेस से लेके आएंगे, और 4 फ्रॉम द चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस। ठीक है, चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस 1 फ्रॉम ईच, ये डिसाइड किया गया। ठीक है, इतना क्लियर है। और चीफ गवर्नर प्रोविंसेस में थे कौन के? दिल्ली था,
अजमेर मेरवाड़ था, कूर्ग था और ब्रिटिश बलूचिस्तान। ठीक है, ये नाम लिख लेना अपनी कॉपी में अगर नोट्स बना रहे हो। दिल्ली, it's creating a lot of hurdle while writing. I don't know why this is happening. Anyways, दिल्ली, ठीक, अजमेर मेरवाड़, ओहो ओके, अजमेर मेरवाड़, कूर्ग and British Balochistan. Guys, give me 1 minute. It's not working properly. Sorry. Okay. Now we'll start with this. Where were we? हमने बात की थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की 296 मेंबर, टू टोटल 389 मेंबर्स होंगे। 296 सीट्स ब्रिटिश इंडिया को एंड 93 सीट्स फॉर प्रिंसली स्टेट को। 296 जो सीट्स अलॉटेड होंगे ब्रिटिश इंडिया से, उसमें से 292 11 गवर्नर प्रोविंसेस से होंगे लोग एंड 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस से होंगे। ठीक है, हर एक प्रोविंस और हर एक जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, ठीक है, उनको जो सीट्स मिलेगी दैट विल बी डिपेंड ऑन द उनकी पॉपुलेशन पे। ठीक है, सो इट वाज लाइक अगर पॉपुलेशन में देखो तो एक सीट हर एक एवरी मिलियन पॉपुलेशन 10 लाख लोगों में मिल रही थी। ठीक, ये हो गया प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स का। अब ब्रिटिश प्रोविंसेस जो थे, जो ब्रिटिश प्रोविंसेस को सीट्स अलॉटेड हुए थे वो 3 कम्युनिटीज़ में डिवाइड हुए थे। एक तो मुस्लिम थी, ठीक है, मुस्लिम, सिख्स थी और जनरल। ठीक है, और इनका भी जो सीट्स अलॉटेड था, इन जनरल में मुस्लिम एंड सिख्स इंक्लूडेड नहीं होंगी। यहाँ भी जो सीट्स अलॉटेड हो रही थी दैट वाज आल्सो इन प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन। दिस वन इज वर्किंग बेटर। ओके, हर एक कम्युनिटी के यहाँ के जो भी रिप्रेजेंटेटिव थे वो जो थे वो अपनी ही कम्युनिटी के लोगों से, जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में थे, उनसे इलेक्ट किए जाते थे। एंड जो भी वोटिंग होती थी इट वाज टू द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट्स। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। जो प्रिंसली स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनको नॉमिनेट कौन करता था? जो प्रिंसली स्टेट के हेड हुआ करते थे। तो इस हिसाब से अगर आप देखो, कुछ लोग नॉमिनेटेड हुए, कुछ लोग इलेक्टेड हुए। तो अगर आप बोलोगे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सिर्फ इलेक्टेड लोग नहीं थे, नॉमिनेटेड लोग भी थे। ठीक है, क्योंकि जो मेंबर्स थे इनडायरेक्टली इलेक्ट किए जाते थे प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर से। देखो, प्रोविंशियल असेंबली के लोग हुए, है ना, यहाँ के लोग हैं, उनको जो है लिमिटेड फ्रेंचाइज से उनको इलेक्ट किया जा रहा है, ये लोग इलेक्ट हो रहे हैं। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग नॉमिनेट कर रहे हैं, ये इनडायरेक्टली इलेक्ट कर रहे हैं लोगों को। तो इट वाज लाइक पार्टली नॉमिनेटेड एंड पार्टली इलेक्टेड बॉडी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे हम। जो इलेक्शन हुआ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का वो कब हुआ था? जुलाई से अगस्त 1946 के बीच में। ठीक है, और अभी हमने कब बात की, कैबिनेट मिशन प्लान कब आया?
इट वॉज इन नवंबर 1946। ठीक है, इसके इलेक्शंस, ठीक है, हमारा ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, लेकिन इलेक्शन तो पहले हुएंगे ना। वो इलेक्शन हुए कब थे? वो हुए थे जुलाई अगस्त 1946 में। ठीक है, और यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, इसको 208 सीट मिली थी। मुस्लिम लीग को कितनी मिली थी? 73 सीट मिली थी। और कुछ अदर लोगों को 15 सीट मान के चलो। लेकिन जो हमने डिवाइड किया, कैसे डिवीजन कैसे हुआ था? इट वाज लाइक टोटल कितनी थी? 389। 389 में से 296 सीट्स ब्रिटिश इंडिया को दी गई, 93 किसको दी गई थी? प्रिंसली स्टेट्स को। ठीक है, बट ये जो सीट्स थी जो प्रिंसली स्टेट को दी गई थी, ये फिल ही नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने डिसाइड किया कि वे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पार्ट लेने वाले ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है, ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्टली रिलेटेड पीपल थे। अभी देखा कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलेटेड पीपल भी थे, नॉमिनेटेड पीपल भी थे। वहाँ पे हर अगर आप देखोगे तो मुस्लिम्स भी थे, हिंदू भी थे, पारसीज थे, सिख्स थे, एंग्लो इंडियंस थे, इंडियन क्रिश्चियंस, एसीज, एसटीज, वीमेन, सब कोई था। तो अगर आप देखोगे ना तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सब कोई था, बट यू नो व्हाट, देयर वाज वन इम्पॉर्टेंट पर्सन मिसिंग, महात्मा गांधी। ही वाज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। महात्मा गांधी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट नहीं थे। सो दिस इज अबाउट द कॉम्पोजिशन, कब आई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और किस स्कीम पर बेस थी। अब इसका पढ़ते हैं कि वर्किंग कैसे था। ठीक है, इलेक्शन हो गया नवंबर 1946 में, आ भी गई। ठीक है, आगे कैसे काम चला? तो इसकी जो पहली मीटिंग हुई थी नवंबर में आया, इसकी पहली मीटिंग हुई थी दिसंबर 9 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग हुई। ठीक है, भैया मुस्लिम लीग ने पहले इसको बॉयकॉट कर दिया। they took participated in the elections and all, but मुस्लिम लीग ने पहला मीटिंग बॉयकॉट कर दिया। ठीक है, और उन्होंने डिमांड कर दिया सेपरेट स्टेट चाहिए पाकिस्तान के लिए। टोटल इन एन एवरेज कितने लोगों ने सीट्स, देखो उधर देखो 208 सीट्स किसको मिली थी? कांग्रेस को थी। मुस्लिम लीग की कितनी थी? 73 थी। ठीक है, और 208 इनकी हो गई, तो 208 टोटल 211 लोगों ने जो है वो अटेंड किया था। अगर आप देखोगे तो 208 तो कांग्रेस के ही हो गए, वो आ गए, और अदर्स के 3 हो गए, बच्चे 973 मुस्लिम लीग के, कोई पार्टिसिपेट किया ही नहीं। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ये ओल्डेस्ट मेंबर थे, और इनको जो है असेंबली का एक तरीके का टेम्परेरी प्रेसिडेंट जो है अपॉइंट कर दिया गया। किसको? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये जो प्रैक्टिस इन लोगों ने फॉलो की थी ना, ये फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से ली हुई थी। देन ये टेम्परेरी थे। देन आगे प्रेसिडेंट कौन बना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और वाइस प्रेसिडेंट की बात करेंगे तो एच सी मुखर्जी भी थे और वी टी कृष्णमाचारी। ठीक, तो आप ये देखो, एक प्रेसिडेंट था और 2 वाइस प्रेसिडेंट थे। ठीक है, यहाँ तक कहानी हुई। कैसे पहली मीटिंग हुई, मुस्लिम लीग ने बॉयकॉट कर दिया, कौन बना प्रेसिडेंट, कौन था वाइस प्रेसिडेंट, हु वाज अ टेम्पररी प्रेसिडेंट, दैट्स ऑल अबाउट इट। ओके, यहाँ तक हुआ। ठीक है, 9 दिसंबर को पहली मीटिंग हुई। 9 दिसंबर को पहली मीटिंग हुई थी। ये सब कहानी हुई जो भी हमने अभी बोली। 13 दिसंबर 1946 जवाहरलाल नेहरू लेके आते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ये लाया क्यों गया? ताकि जो हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाने जा रहे हैं ना, उसका फंडामेंटल क्या होगा?
और उसकी फिलॉसफी क्या होगी वो डिसाइड कर पाए। फिलॉसफी और फंडामेंटल्स क्या होनी चाहिए, क्या क्या बोला गया कि क्या क्या होना चाहिए। सॉवरेन होना चाहिए, ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में ही था। इंडिपेंडेंट होना चाहिए एंड रिपब्लिक होना चाहिए। आप जो सोशल सेक्युलर देखते हो ना, दैट वाज टू द 42nd अमेंडमेंट एक्ट एंड इट वाज ड्यूरिंग द इंदिरा गांधी गवर्नमेंट, वो बाद में आया था। ठीक है। और क्या था, बोला गया कि जो टेरिटरीज हैं, जिसमें ब्रिटिश इंडिया है, इंडियन स्टेट्स हैं, और जो भी अदर पार्ट हैं आउटसाइड इंडिया एंड स्टेट, जो भी नहीं आना चाह रहे या नहीं आना चाहिए, वी देर वॉज अ टर्म दैट इज कॉल्ड द यूनियन, उसके बारे में मेंशन किया गया। ठीक है। जितनी भी पावर है, अथॉरिटी है सॉवरेन इंडिपेंडेंट इंडिया की, और या फिर उसके जो भी पार्ट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूंट पार्ट्स हैं, वो कहाँ से आना चाहिए। जब भी हम अगर बोलते हैं ना पावर और अथॉरिटी मिल रही है, दैट शुड कम फ्रॉम पीपल, ऐसा बोला गया। ओके, इतना समझ में आया। और किस चीज़ की बात की गई कि हर एक सिटीजन को, जो भी पीपल ऑफ इंडिया है, उनको गारंटी करना चाहिए जो सोशल इकोनॉमिक, अगर आप प्रियम्बल पढ़ोगे इसमें जो लिखा हुआ है, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस इन अपॉर्चुनिटीज़, फ्रीडम ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ, अभी फंडामेंटल राइट्स में हम पढ़ेंगे, वो सारी चीज़ें भी यहीं पर थी, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में थी। ठीक है। और ये भी बोला कि जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको भी सेफ गार्ड प्रोवाइड करना है। इट्स नॉट जस्ट माइनॉरिटी, विद द बैकवर्ड एंड ट्राइबल एरियाज में जो लोग हैं, डिप्रेस क्लासेस के जो लोग हैं, उन सबको। दूसरी बात की इंटेग्रिटी की। ठीक है, इट शुड बी मेंटेन्ड। सो ये जो है ना, इस रेजोल्यूशन को जितना कुछ भी मेंशन किया गया था, किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, सब ने इसको यूनानिमसली अडॉप्ट किया था असेंबली में बाय जनवरी 22 1947 में। ठीक है, 13 दिसंबर को बोला, देन ऑलमोस्ट एक महीने के बाद में सबको, सब ने रीड किया एंड दे एक्सेप्टेड एवरीथिंग। तो टोटल 8 पॉइंट दैट आई नो। ठीक है। सो इट्स लाइक जो हमारा प्रियम्बल है ना, वो यहीं से आया है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन जो शेप हुआ है वो इसी से हुआ है। और यू कैन से लाइक कि ये एक प्रियम्बल का ये मॉडिफाइड वर्जन है, प्रियम्बल का ये मॉडिफाइड वर्जन है। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि क्या क्या चेंजेस हुए बाय द इंडिपेंडेंस एक्ट के द्वारा। कुछ रिप्रेजेंटेटिव थे प्रिंसली स्टेट के, जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पार्टिसिपेट नहीं किए, बट धीरे धीरे उन लोग भी ज्वाइन करना शुरू कर दिए। ठीक है। जनवरी से लेके अप्रैल 28 1947 में ही 6 स्टेट्स थे, वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव ने असेंबली में पार्ट ले लिया। ठीक है। देन अप्रैल, मई, जून, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 3 जून को 1947 को पार्टीशन प्लान आया था, और जो भी प्रिंसली स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने अपनी सीट्स जो स्टार्टिंग में उन्होंने नहीं ली थी उन्होंने ले ली। और इवन इस प्लान के बाद में जो माउंटबेटन प्लान आया 1947 में, सॉरी, मुस्लिम लीग ने भी असेंबली में एंटर कर गया। ठीक है। जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 आया था, उसने जो है 3 चेंजेस किए थे असेंबली के रिस्पेक्ट में, वो देखते हैं। पहला क्या किया था, पहला ये किया था कि असेंबली को, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को पूरी तरीके से सॉवरेन बना दिया गया था।
ठीक है। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 वाले के थ्रू ये चेंजेस आए थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में। मतलब वो अपना खुद तो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कर सकते हैं, ठीक है। इस 1947 एक्ट ने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को पावर दी कि वो कोई भी लॉ को एब्रोगेट कर सकते हैं बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन रिलेशन टू इंडिया। अगर कोई भी चीज़ इंडिया से रिलेटेड है तो उस चीज़ को एब्रोगेट किया जा सकता है। पहला चेंज। दूसरा चेंज क्या हुआ, असेंबली अभी एक लेजिस्लेटिव बॉडी हो चुकी थी, ठीक। मतलब क्या, अगर बोल रहे हैं दो काम कर रही थी, वो दो टास्क परफॉर्म कर रही थी। पहला, कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया, जब हम फिर आज़ाद हो जाएंगे तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, और अभी के लिए ऑर्डिनरी लॉज बनाना, ठीक है। और ये दोनों काम जो होता था ना वो अलग अलग दिनों में था। जब भी वो एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी बनती थी तो उसको कौन चेयर करता था, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। एंड व्हेन इट वाज अ लेजिस्लेटिव बॉडी, इसको कौन चेयर करता था, जीवी मावलांकर। और ये कब तक चला, ये चला था, ये दोनों चीज़ें जो चली थी वो चली थी 26 नवंबर 1949। ये चेंज आया कैसे था, ये जो हमने भी दो चेंजेस पढ़े, 1947 का जो इंडिपेंडेंस एक्ट था उसके थ्रू आया था ये चीज, ठीक है। ओके, ना कमिंग टू तीसरा चेंज क्या आया। मुस्लिम लीग मेंबर्स जो कि पाकिस्तान वाले एरिया में थे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से विड्रॉ कर दिया, ठीक। तो अभी जो स्टार्टिंग में 389 लोग थे, बच्चे कितने थे, 299। इट वॉज थ्रू कैबिनेट मिशन प्लान। ये कैबिनेट मिशन से इतने लोग थे, लेकिन जब इन लोगों ने पार्टीशन वाला प्लान आया, जो भी मुस्लिम लीग के मेंबर जो पाकिस्तान से थे उन्होंने विड्रॉ किया, तो भी इतने मेंबर्स बचे, ठीक है। और जो प्रिंसली स्टेट का नंबर था दैट वाज अप्रॉक्स 296 था पहले, अभी वो कितना हो गया, 229 हो गया। और जो प्रिंसली स्टेट का नंबर था वो 93 से 70 हो गया, ठीक। ये तीन मेजर चेंजेस आए थ्रू द इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। ओके, ये सारी चीज़ें, ठीक है। पहले ही जब हमने क्या क्या बात की कि एक्चुअल में कैबिनेट मिशन जो प्लान था उसका फ्रेमवर्क फॉलो अप किया गया। फिर हमने फीचर्स पढ़े कि कैबिनेट मिशन के क्या क्या फीचर्स थे, कैसे कैसे लोगों को इलेक्ट किया गया, कौन कौन मेंबर्स एक्चुअल में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर आए, वर्किंग कैसे हुई, कैसे पहली मीटिंग हुई, कौन टेम्प्रेरी प्रेसिडेंट था और किन लोगों ने बॉयकॉट किया। फिर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो कि यू कैन से लाइक इट्स मॉडिफाइड वर्जन ऑफ द प्रीएम्बल। फिर इंडिपेंडेंस एक्ट की वजह से क्या क्या चेंजेस आए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वो हमने देखा। सॉवरेन बॉडी बना दी गई, अपना खुद का कोई भी लॉ अगर कोई भी चेंजेस करने हैं वो किए जा सकते थे। एंड ये भी हमने देखा कि असेंबली एक लेजिस्लेटिव बॉडी बन चुकी थी, जहाँ पर अगर आप देखोगे कि अगर कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी है तो चेयर कौन कर रहा है, राजेंद्र प्रसाद कर रहे हैं। और लेजिस्लेटिव बॉडी है तो जीवी मावलांकर कर रहे हैं। एंड मुस्लिम लीग मेंबर जो है उन्होंने, जो कि पाकिस्तान से ताल्लुकात करते थे, उनको जो है मतलब दे जस्ट विड्रॉ फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया। और भी कुछ फंक्शन थे जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने परफॉर्म किया है, ठीक है। पहला, लेट्स टॉक अबाउट इट कि और दूसरे फंक्शंस क्या क्या परफॉर्म किए गए, ठीक। इट रेटिफाइड द इंडियाज मेंबरशिप ऑफ द कॉमनवेल्थ, ठीक है। बोल दिया कि जा सकता है, कॉमनवेल्थ का मेंबर बन सकता है। और ये कब हुआ था, मई 1949 में, कॉमनवेल्थ मेंबर, ठीक है। नेशनल फ्लैग हमारा अडॉप्ट करा गया था,
देखो ये पॉइंट्स याद रखना कि नेशनल फ्लैग कब अडॉप्ट किया गया। देखो ये तुम्हारा जुलाई 22, 1947। कोई ट्रिक विक तो है नहीं इसकी, याद ही करना पड़ेगा। नेशनल एंथम कब आया? पहले फ्लैग आया, देन नेशनल एंथम को अडॉप्ट किया गया, और ये कब आया? जनवरी 24, 1950 में। देन नेशनल सॉन्ग की बात करेंगे, वो भी 24 जनवरी, और इसी टाइम पे हमारा नेशनल एंथम और सॉन्ग दोनों साथ में आया था। फ्लैग पहले आया, देन एंथम। ठीक है, और ये तो हमने पढ़ ही लिया कि राजेंद्र प्रसाद जो है जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और कब आए थे? 24 जनवरी 1950 में। टोटल 2 साल में अगर आप देखोगे, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के टोटल 11 सेशंस इन लोगों ने किए थे, जो कि चला था फॉर 2 साल के, 2 years 11 months, ऑलमोस्ट 3 years मान के चलो, है ना, 18 days। लेकिन अगर आप 1 डे एग्जाम दे रहे हो ना, तो ये रट्टा होना चाहिए, 2 साल 11 महीने 18 दिन। और जो हमने कॉन्स्टिट्यूएंट से अभी पढ़ोगे ना, नेक्स्ट चैप्टर में पता चलेगा कि कहाँ कहाँ से हमने इसको लिया हुआ है, किस किस। ऑलमोस्ट 60 कंट्रीज गो थ्रू किया है। ठीक है, और ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो ड्राफ्ट किया गया उसको कब तक कंसिडर किया गया था? इट वॉज कंसिडर्ड फॉर ऑलमोस्ट 114 days। कितना पैसा लगा था? दैट वॉज ₹64 lakh। इट वॉज एक्सपेंसिव। तो एनीवेज, बट हमारा चल वैसे ही रहे ना। और जिस दिन राजेंद्र प्रसाद जी को एज अ फर्स्ट प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया था, उस दिन उसका फाइनल सेशन था, एंड हमारा जो न्यू पार्लियामेंट आया था, मतलब ठीक है फाइनल सेशन हुआ, बट ऐसा नहीं हुआ कि वो एंड हो गया। वो एज अ प्रोविजनल पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की तरह काम कर रहा था 26 जनवरी 1950 तक। एंड देन हमारा न्यू पार्लियामेंट शुरू हुआ था आफ्टर द फर्स्ट जनरल इलेक्शन 1951 से लेके 1952। चलो अब देखते हैं कि जो कमिटीज़ कौन कौन सी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टास्क के साथ में डील करना था, तो वो कैसे कर। देखो टोटल 8 जो थी वो मेजर कमिटीज़ थी, 8 मेजर कमिटीज़ थी। इनके नाम याद कर लेना। माइनर कमिटीज़ आई वुड से इतना पूछा नहीं जाएगा, यू कैन जस्ट रीड। मेजर में नहीं होगा उनको माइनर में डाल देना, ऐसे करके कुछ ट्रिक निकालना है याद करने के लिए। तो यूनियन पावर कमेटी जवाहरलाल नेहरू, यूनियन पावर कमेटी को जवाहरलाल नेहरू देख रहे थे। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी को भी जवाहरलाल नेहरू देख रहे थे। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी सरदार पटेल। ड्राफ्टिंग कमेटी सबको पता है, अंबेडकर जी देख रहे थे। एडवाइजरी कमेटी, एडवाइजरी कमेटी फंडामेंटल राइट्स पे, माइनॉरिटीज़ पे, ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज़ पे, ये सब सरदार वल्लभ भाई पटेल देख रहे थे। तो एडवाइजरी कमेटी जो फंडामेंटल राइट्स पे थी, इनको पटेल जी देख रहे थे। और पटेल जी और भी क्या कर रहे थे? पटेल जी और तुम्हारा प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के साथ में डील कर रहे थे। इसमें कुछ सब कमिटीज़ थी, जैसे फंडामेंटल राइट्स हो गया तो उसको कृपलानी जी देख रहे थे। माइनॉरिटी का सब कमेटी एस सी मुखर्जी देख रहे थे। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज और एस एम एक्सक्लूडेड एंड पार्शली एक्सक्लूडेड एरिया सब कमेटी बारदोली जी। एक्सक्लूडेड एंड पार्शली एक्सक्लूडेड एरियाज ए बी ठक्कर। ये सब नाम लक्ष्मीकांत, कोई भी अगर बुक होगी आपके पास भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, PCS की भी होगी, तो उसमें ये नाम गिवन होते हैं। ये बताने का ज़रूरत नहीं है, ये सब आप याद कर लेना। देन नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरिया सब कमेटी। रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देख रहे थे। स्टेट्स कमेटी जवाहरलाल नेहरू, इसके साथ साथ में स्टेट्स कमेटी भी देख रहे थे।
और ये याद रखना, प्रोसीजर कमेटी राजेंद्र प्रसाद देख रहे थे, ठीक है। एंड स्टीयरिंग कमेटी भी राजेंद्र प्रसाद ही देख रहे थे। देन माइनर कमिटीज में आता है फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी राजेंद्र प्रसाद, क्रेडेंशियल्स कमेटी, हाउस कमेटी, बिजनेस कमेटी, ये सब अभी रीड कर लें। ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 लोग थे, ये याद करना इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कमेटी थी। चेयर कौन कर रहा था ड्राफ्टिंग कमेटी को? डॉक्टर BR अम्बेडकर। और ये आई कब थी? ये आई थी 29 अगस्त। ड्राफ्टिंग कमेटी 29 अगस्त 1947, ठीक है। इसमें टोटल 7 मेंबर्स थे। जिसमें BR अम्बेडकर, गोपाल स्वामी अयंगर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला एंड माधव राव, इन्होंने BL मित्तल को रिप्लेस किया था, जो कि रिजाइन किया था बिकॉज ऑफ द इल हेल्थ, एंड TT कृष्णमाचारी जिन्होंने रिप्लेस किया था DP खेतान को, जिनकी क्योंकि उनकी डेथ हो गई थी 1948 में, ठीक है। प्लीज डू रिमेंबर दीज नेम्स। पहला नाम डॉक्टर BR अम्बेडकर। दूसरा नाम N गोपालास्वामी। देखो याद तो ऐसे नहीं होगा, कॉपी में लिख लिख के याद करना इसको। N गोपालास्वामी अयंगर। प्लीज डोंट मेक एनी ट्रिक्स करोगे ना तो सब भूल जाओगे, मुझे ऐसा लगता है। ट्राई टू मेमोराइज नॉर्मली प्रॉपर, इतना कुछ नहीं है, 7 नाम है सिर्फ। अलादी कृष्ण स्वामी अयंगर, अय्यर, KM मुंशी, डॉक्टर KM मुंशी। 5वें पे सैयद मोहम्मद सादुल्ला। 6 माधव राय। इन्होंने किसको किया था? BL मित्तल को, क्योंकि इनका तबीयत नहीं सही था। 7वें नंबर पे TT कृष्णमाचारी। DP खेतान को रिप्लेस किया था। 1948 में। ड्राफ्टिंग कमेटी को 6 महीने से कम लगे थे पूरा ड्राफ्ट तैयार करने के लिए। दे ऑल सैट फॉर ऑलमोस्ट 141 डेज। ये हो गई ड्राफ्टिंग कमेटी की कहानी। आगे बढ़ते हैं, किसे इनैक्ट किया गया, किसे इन्फोर्स किया गया, क्या क्या क्रिटिसिज्म मिले हैं, एंड व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। जो फाइनल ड्राफ्ट तैयार हुआ था वो 4 नवंबर 1948 को पहली रीडिंग हो गई थी। फिर 5 दिन के लिए इसका जनरल डिस्कशन चला था, फिर इसकी सेकेंड रीडिंग हुई थी, तो 4 नवंबर 1948 को आया। फिर 15 नवंबर से 1948 तक सेकेंड रीडिंग चली, और ये ख़त्म हुई थी 17 अक्टूबर 1949 में। बहुत सारे अमेंडमेंट्स भी हुए और बहुत सारी चीज़ें डिस्कस भी की गई। फिर तीसरी रीडिंग फाइनली नवंबर 14 1949 में हुई थी। अम्बेडकर ने एक मोशन मूव किया था, द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास। सो को जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन था वो 26 नवंबर को, जो ड्राफ्ट, ये याद रखना, जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन था वो कब पास हुआ था? 26 नवंबर 1949 को।
ठीक है। और यहाँ पे सारे जो मेंबर्स थे उनका सिग्नेचर मिल गया था, एज वेल एज प्रेसिडेंट का भी। 299 मेंबर्स थे 389 में से, क्योंकि वो सब अभी डिसाइड कर लिया था कि कैसे इंडिपेंडेंस एक्ट में क्या क्या चेंजेस आए थे। जिसमें से उस दिन सिर्फ 284 लोग प्रेजेंट थे और उन लोगों ने साइन किया। ठीक है। और यही डेट मेंशन है कि किस दिन हमने अडॉप्ट किया है अपने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को। तो इट वॉज अडॉप्टेड ऑन 26/1949। उस टाइम पे जब अडॉप्ट किया गया था तो इसमें 395 आर्टिकल्स थे और 8 शेड्यूल थे। ठीक है। और जब पूरा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लिया गया था उसके बाद में प्रियम्बल को इनैक्ट किया गया था। अगर आप देखोगे ना तो फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोला जाता है? बी आर अम्बेडकर को ही। और उनको ये भी कहा जाता है द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज लाइक द मॉडर्न मनु। मॉडर्न मनु। 26 नवंबर 1949 को ही जैसे बहुत सारे प्रोविजन हो गए सिटीजनशिप से रिलेटेड, इलेक्शंस, प्रोविजनल पार्लियामेंट, टेम्प्रेरी ट्रांजिशनल प्रोविजंस, जितने भी आर्टिकल है ना, ये 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 324, 367, 89, 380, 388, 391, 392, ये सारे जितने भी हैं ये सारे 26 नवंबर 1949 को ही आ गए थे। और जो बहुत सारे मेजर पार्ट हैं जो प्रोविजन नहीं आ पाए थे वो कब आए हैं? वो आए हैं जनवरी 26 जनवरी 1950 को। और इस दिन हम मानते हैं कि पूरी तरीके से पूरा कॉन्स्टिट्यूशन हमने अडॉप्ट कर लिया और इसी को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं एज अ रिपब्लिक डे। और 26 जनवरी ही क्यों चूज़ किया गया? जब आप अभी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ोगे ना तो समझ में आएगा पूर्ण स्वराज को लेके। क्योंकि 1930 में लाहौर सेशन जब हुआ था तो बोला गया था कि पूर्ण स्वराज की बात की गई थी इसी तारीख के दिन। ठीक है, लाहौर सेशन में। इस वजह से हमने इसको इसी डेट को पर्टिकुलर चूज़ किया गया था। सो यस, दिस इज़ अबाउट दी कैसे कॉन्स्टिट्यूशन आया, क्या क्या चीज़ें हुई, कौन कौन कमिटी में था। बट प्रॉब्लम देखो, कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, आ भी गया, बट जब भी कुछ होता है ना तो क्रिटिसिज्म ज़रूर होता है। बहुत सारे क्रिटिक्स हैं जिन्होंने क्रिटिसाइज़ किया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को बहुत सारी चीज़ों को लेके, बोला कि रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। क्योंकि उनको लगा कि डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं है और ना ही यूनिवर्सल, क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्ट मेंबर्स दोनों थे, उनको ऐसा लगा। ठीक है, सॉवरेन बॉडी नहीं है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि कैबिनेट मिशन प्लान ब्रिटिशर्स लेके आए और उनके प्रपोजल पे वो हम बना रहे हैं। ठीक है। और इवन उनको ये भी लग रहा था कि जो असेंबली का सेशन हो रहा था वो हम ब्रिटिश गवर्नमेंट से परमिशन लेके कर रहे थे। दैट्स व्हाई इट्स नॉट अ सॉवरेन बॉडी। टाइम कंज्यूम मिलेगा। अगर आप अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन देखोगे ना तो वहाँ पे दे जस्ट टुक 4 मंथ्स पूरा कॉन्स्टिट्यूशन अपने यहाँ पे। इट वॉज ऑलमोस्ट लाइक 2 years 11 months एंड 18 days। तो काफ़ी टाइम लगा और इसी वजह से कुछ लोग इसको बोलते हैं, इसको ड्रिफ्टिंग कमेटी भी बोल देते हैं, जो ड्राफ्ट किया है जिन्होंने। ठीक है। कुछ लोगों का कहना है भाई पूरी तरीके से कांग्रेस ही डोमिनेट कर रही थी एंड इवन कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि इट वाज लाइक अ वन पार्टी बॉडी, सो इट्स लाइक अ वन पार्टी कंट्री। लोगों का लॉयर पॉलिटिशियन डोमिनेशन है, हिंदूज़ का डोमिनेशन ज़्यादा है। उन्हें कुछ कुछ क्रिटिक्स को ऐसा लगता है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है पूरी तरीके से हिंदू डोमिनेटेड बॉडी है। ठीक है। सो कुछ क्रिटिक्स भी थे। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी हैं जो हमें अपने दिमाग में रखना होगा। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसका जो सील था ना उसको एज एन एलिफेंट, इसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो सील था किसका सिंबल दिया गया था? एलिफेंट का। बी एन राव को एज ए लीगल एडवाइजर अपॉइंट किया गया था।
सेक्रेटरी कौन था? अयंगर साहब जी, HVR अयंगर। ड्राफ्ट्समैन कौन था? SN मुखर्जी। कैलीग्राफी किसने की थी? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। नारायण राय ज़्यादा, इन्होंने क्या किया था? कैलीग्राफी। ठीक है। एंड जिसका ओरिजिनल वर्जन था उसका ब्यूटिफिकेशन एवरीथिंग शांति निकेतन, नंदलाल बोस, बियोहर राम मनोहर सिन्हा ने किया था। और इसका जो हिंदी वर्जन का जो कैलीग्राफी था उसको वसंत कृष्णन वैद्य ने किया था। ठीक है, तो ये हो गई पूरी कहानी हमारी फॉर द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे दैट इज क्या क्या फीचर्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। सो या थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम गाइस। कुछ भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।